हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। ओके, कल हम एक सवाल दिए थे, वो आपसे बना कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि यही कल बताए थे, एक सवाल ये था कल तुम्हारा, जिसमें इसका रेडियस था a, इसका रेडियस था b। ठीक है, अच्छा, लेंथ कितना था l। तो हमको पता करना था कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लो कि यह a है, यह b है, तो a और b के बीच क्या रेसिस्टेंस होगा। अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बताना पड़ेगा इसमें करंट कितना होगा। यही क्वेश्चन बनता है। मान लो कि जो मटेरियल है वो फ्रस्टम टाइप का है। फ्रस्टम जानता है, बाल्टी नुमा, बाल्टी खड़ा वाला नहीं, थोड़ा हल्का तिरछा वाला बाल्टी। ठीक है, तो बताओ, हम लोग पढ़े थे R इक्वल टू रो एल बाई ए में एल क्या होता है, जितना लंबाई को करंट क्रॉस करता है। या यूं कहो कि करंट यहां से जा रहा है, जब जाएगा इधर से निकल जाएगा, तो बताओ इतना लंबाई को पास किया। और ए क्या होता है, जितना एरिया से पास करता है। तो यहाँ एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर, यहाँ एरिया क्या है, पाई बी स्क्वायर। तो हर सेक्शन में एरिया डिवाइड हो रहा है, सॉरी अलग अलग है। हर सेक्शन का एरिया क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट रो एल बाई ए नहीं कर सकते हैं। यह हो गया नॉन यूनिफॉर्म का केस। और जहां भी नॉन यूनिफॉर्म का केस होता है वहां पर किसका यूज करते हैं, कैलकुलस का। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक, लिख लिए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर एक dx मोटाई का एक फ्रस्टम टाइप का ही लेंगे, लेकिन छोटा एलिमेंट होगा। मैंने होगा तो फ्रस्टम टाइप का है, लेकिन बहुत छोटा है, इसलिए उसको आप सर्कुलर डिस्क की तरह मान सकते हैं। ओके, ठीक। सोचो इसको अगर मिलाते हो, यहां से यहाँ x है, हाँ इसको कुछ y मान लो, कोई ना कोई तो वेरिएबल मानना ही पड़ेगा। तो यह y है, यहां से यहाँ a है, ध्यान दो, लिखना मत करो। यहां से यहाँ a है, यहां से यहाँ a है, यहां से यहाँ b है। तो जब यह a होगा, यह भी a होगा, यह a, यह a, यह b, यह कितना होगा, b माइनस a। कितना होगा, b माइनस a। ओके, ठीक। तो जब करंट यहां से निकलेगा, यहां से आउट होगा, इतना ही मोटाई को पार कर जाएगा, पार करेगा ना। ये मोटाई कितना होगा, dx। क्या हुआ, dx। तो रेसिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, रेसिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ कंसिडर्ड एलिमेंट dr क्या होगा, रो dx बाई पाई, इसका एरिया कितना होगा, बोलो, पाई a प्लस वाई का स्क्वायर। फिर से रो dx बाई पाई a प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ y में वेरिएबल है और x में वेरिएबल है। तो x आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके l, ध्यान दो, x वेरी कर रहा है 0 से l, 0 से l, और y वेरी कर रहा है 0 से लेके b माइनस a। x वेरी करेगा 0 से लेके l, और y वेरी करेगा 0 से b माइनस a। तो अगर तो y के टर्म में ऐसा देता है, लिखता है, तो उसका आंसर लिमिट लेना पड़ेगा 0 से लेके b माइनस a। y के रूप में अगर आप उसको इंडिकेट करते हैं तो उसका लिमिट कहां से कहां लेंगे, 0 से b माइनस a। और x के रूप में लेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से l। आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि बनेगा कैसे। सिंपल है, ये थीटा मान लो, ये थीटा मान लो। तो बताओ tan थीटा क्या होता है, बोलो।
वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए बाई एल। क्या समझना है इसमें, tan थीटा वाई बाई एक्स या बी माइनस ए बाई एल, ठीक है। अब तो y डाल दो, कितना देंगे, बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। अरे बोल ना, y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल टू बी माइनस ए एक्स बाई एल, पुट कर दो तो r कितना होगा, रो डी एक्स बाई पाई ए प्लस वाई यानी कि बी माइनस ए बाई एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना हो। और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, जीरो से लेके जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो, अब इसका कोई रोल नहीं है, लिखो जल्दी, ठीक, लिख लिए तो क्या बात खत्म। अब तुम्हारा सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आप लोग पढ़े होइएगा, जानो हम हमेशा यूज करते हैं dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, यानी कि x माइनस टू डी एक्स, यानी कि x माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक। अगर dx बाई फोर प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर हो, क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई फोर प्लस थ्री एक्स, और x का क्या कोफिशिएंट है, थ्री, थ्री से डिवाइड कर दिए, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। खैर मैथमेटिक्स है, इसको लिख लो या मत लिखो तुम जानो, बता दिए। इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, सेम देखो क्या करेंगे, रो, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान देना, कभी कभी dx बाई ए प्लस, हाँ ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का स्क्वायर, जीरो टू एल, रो बाई पाई, जो सिखाए हैं यहाँ पर उसी के तरह लिखे, माइनस वन बाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, और एक्स का क्या कोफिशिएंट है, b माइनस ए बाई एल, क्या है बोलो, तो b जानो, b माइनस ए बाई एल से डिवाइड कर दिए, लिमिट कहां से कहां लेगा, जीरो टू एल, कहां से कहां, जीरो टू एल, ठीक है। माइनस रो बाई पाई b माइनस ए बाई एल, ओके, अपर लिमिट वन बाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल, अपर लिमिट एल, माइनस फिर जीरो रखेंगे, वन बाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। इधर वाला को मिटा देते हैं, लिख लिया, लिख लिया, तुम लोग फौज करके लिख लेना, ऐसा नहीं, बहुत बच्चा स्क्रीनशॉट लेता है, बहुत बच्चा डाउनलोड कर लेता है, आप उसको लिखिएगा बोल बोल करके, बोल बोल करके लिखिएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, चले। हाँ, अब तुम क्या करो, माइनस रो एल बाई पाई बी माइनस ए, अब बताओ यह एल एल तो कट जाएगा, और यहाँ माइनस ए है या प्लस ए है, वो भी खत्म, तो क्या बचेगा, वन बाई बी माइनस, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन बाई ए, और फाइनली हो गया माइनस रो एल बाई पाई बी माइनस ए, अच्छा ए माइनस बी बाई ए बी, अच्छा यह माइनस है, इसको तो हम काट सकते हैं ना, माइनस वन मतलब में, अरे माइनस वन टाइम्स कट जाएगा ना, तो रो एल बाई पाई ए बी, रिजल्ट हो गया, इसको लिख लो, लिख लिए, ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, समझ में आ गया फिर भी कमेंट करना,
बहुत बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, सोचते चुप चुप पढ़ लेंगे। तुम्हारे मन की बात हम सब समझते हैं। खैर पढ़ाई होते रहना चाहिए। चलो देखो, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो कभी कभी हम लोग तार को इलोंगेट करते हैं फोर्स के साथ, ठेठ भाषा में लमड़ा देते हैं। सोचो कि ये मेरा, ध्यान देना, लिखना मत करो, ध्यान देना, ये अपना कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है। किसी ने फोर्स लगाया, हमने भी लगाया, इसको लमार करके थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिए। समझना बात को, लिखना अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। यह भी एफ हो गया, यह भी एफ हो गया, ये पतला हो गया। तुम सोचो इसका जो लंबाई था, अब तो लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया, लेकिन एरिया भी घट गया। ऐसे है, खींचेंगे तो आपका लंबाई जो है बढ़ जाएगा, एरिया जो मोटा था वो थोड़ा पतला हो जाएगा। घर में रबर है, तुम क्या करना कि मोटा रबर को दो आदमी से या खुद से खींचो, तो लेंथ बढ़ेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एरिया घट जाएगा, ठीक है। तो जो एरिया ए था अब एरिया होगा A1। तो रेसिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, रेसिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा नहीं, बुझा रहा है ये नहीं, दिक्कत नहीं होगा सर। देखो ये चौक है, सपोज करो इसका यह एरिया है, सपोज क्या करना है, ये एरिया है, ये लंबाई है, इसको हम इलोंगेट करेंगे, लमारेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो इसका जो एरिया है ना और पतला हो जाएगा। समझ में आ गया, रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तुम बात समझ में आ रहा है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक, आ गया। तो क्या करेंगे सर जी, कुछ नहीं करेंगे। देखो लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, तो लंबाई बढ़ाने का दो तरीका है कि यह कंडक्टर इसके बगल में दूसरा कंडक्टर डालने का लंबाई बढ़ जाएगा। एक कंडक्टर है, उसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर डाल दिया, लंबाई बढ़ गया। ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि जो लंबाई दिया है उसको फोर्स देकर इलोंगेट किए तब लंबाई बढ़ना। जोड़ जोड़ के लंबाई हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम खींच खींच के लंबाई बढ़ा रहे हैं। तो लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक, पक्का। तो बनेगा कैसे, देखो ई जाना क्वेश्चन हिसाब से। अगर मान लो कि कहेगा कि लेंथ 2% से बढ़ा दिए, 4% से बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए, 100% बढ़ा दिए, 2 गुना कर दिए, 5 गुना कर दिए, जब लेंथ दिया रहेगा, जब लेंथ दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे कि लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लिए थे नोट, क्वेश्चन में जब लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, तो आर जो होगा क्या होगा, रो एल बाई ए तो सही है, हम एल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, एल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। अब रो तो कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल तो आप चेंज कर नहीं रहे हैं, उसी मटेरियल को आप लंबा रहे हैं, उसी मटेरियल को आप लंबाई बढ़ा रहे हैं खींच खींच करके। तो लंबाई बढ़ाइएगा तो रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वॉल्यूम छोटा हो या बड़ा हो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट। तो इस तरह संबंध हो गया आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। खूब यूज होता है, खूब यूज होता है, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, इसको लिख लो। अगर क्वेश्चन में रेडियस ऑपरेशन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस,
तुम लोग दोबारा लिखना, उसी मत घसना। इंफॉर्मेशन हो तो क्या करेंगे, तो हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से, यानी कि रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/r/4। ये रेसिस्टेंस है, ये रेडियस है, दोनों अलग अलग है। यह रेसिस्टेंस है, क्या है, रेडियस है। समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, जब रेडियस के बारे में दिया हुआ हो तो एरिया से गुना भाग करेंगे, अगर लेंथ के बारे में दिया हो तो लेंथ से ही गुना भाग करेंगे। मोटा मोटी ठेठ में जो दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया। लिखो इसको, लिख लिए। जैसे क्वेश्चन देखो, आपको एक बता देते हैं, देखो क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर या इफ कंडक्टर इज या लेंथ ऑफ कंडक्टर is stressed such that its length become double, triple, increased by 1%, 2%, 3%, 44%, 125%. What will be react on its resistance? सवाल लिखो, एक ही सवाल में 4 सवाल डाल दिए, ठीक है। ठीक, पहले हम फर्स्ट बनाते हैं, एक ये बनाते हैं, ठीक। यही कहो कि पहले हम थर्ड बनाते हैं, थर्ड, तब आएगा फर्स्ट और सेकंड पर। ओके, सवाल तो लिख लो, लिख लिए, चलिए। देखना क्या सोता हो, हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई। इसको स्ट्रेच किए हैं, खींचे हैं तो लंबाई बढ़ा है। हम बार बोल रहे हैं, लेंथ बढ़ाने का दो तरीका है। एक तो जोड़ जोड़ करके, वो हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा खींच खींच करके। तो कहता है कि लेंथ इंक्रीज, लेंथ किसकी डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 2%, 4%, 10%, 50%, लेंथ बढ़ रहा है। तो लेंथ बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे कि लेंथ से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये जानते हैं फॉर्मूला, लेंथ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो रो एल स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो गया ना। तो हम पढ़ाए थे बहुत पहले एरर, याद तो कुछ होता नहीं है, बच्चा तो कुछ पढ़ता नहीं है, याद को हम पढ़ाए थे। तो वहां बताए थे डेल आर बाई आर इंटू 100। सवाल तुम्हारा सोल्व हो रहा है थर्ड, ठीक। बताए थे कि यह रो कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, 2 डेल एल बाई एल इंटू 100। इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन लेंथ। क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ठीक। तो पहला में क्या है, 1% बन गया, 2 इंटू 1% यानी कि 2%। सिंपल सी बात है कि अगर लेंथ इंक्रीज करेगा 1% से, लेंथ इंक्रीज करेगा 1% से,
तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा 2% से, लेंथ इंक्रीज करेगा 3% से, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा 6% से, लेंथ इंक्रीज करेगा 2% से, तो ये होगा 4%। ये आगे पीछे लिखा गया, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज। अगर लेंथ, फिर से लेंथ इंक्रीज करेगा 1% से, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा 2% से, लेंथ इंक्रीज करेगा 2% से, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा 4% से, लेंथ इंक्रीज करेगा 3% से। समझ में आ गया? आ गया? देखो, लेकिन लेंथ इंक्रीज करेगा 44% से, तो रेसिस्टेंस 88% से इंक्रीज नहीं करेगा। क्योंकि एरर का यूज हम कहां करते हैं? एरर का यूज हम वहां करते हैं जहां थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो, मैक्सिमम 5%, 6%, 7%। हालांकि इसका आपका कोई लिमिट डाटा नहीं दिया हुआ है कहीं भी कि कहां के बाद लेंगे, कहां के बाद छोड़ देंगे। समझने के लिए जहां तक तुम कैलकुलेशन नेगलेक्ट कर सकता है, जहां तक तुम कैलकुलेशन में नेगलेक्ट कर सकता है वहीं तक लेते हैं। 7% हम एवरेज मानते हैं, 7%। ऐसा कोई डाटा क्लियर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने से पता चलेगा वो क्या करना है। एग्जाम में ऐसा सवाल ही नहीं आएगा कि आपको देख के ध्यान करना है कि वो करना क्या है, उस समझ में आ जाता है। तो ये लिख लो। चलो एक 44% हम बता देते हैं, 125 तुम कर लेना, या 125 हम बताते हैं, 44 तुम कर लेना। चलो मिटा देते हैं, सब एक ही है, ये लिखिए। जैसे कि जहां आपका मिटा दें, ठीक, हाँ। करना तो ही है। जैसे मान लो कि R इक्वल टू हो गया रो एल स्क्वायर वी, तो जैसे मान लो कि L1 अगर L हो, या यूं कहो R समानुपाती L स्क्वायर। अरे रो तो कांस्टेंट है ना, अभी क्या है? कांस्टेंट है। तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, यानी कि R1 बाई R2 की बात करेंगे तो क्या होगा? L1 बाई L2 स्क्वायर। ये नहीं समझा क्या? बोलो, नहीं समझा? कोई बात नहीं। चलो R इक्वल टू के एल स्क्वायर मान लो, जहां के क्या है? बोलो, कोई भी कांस्टेंट है। अरे फिलहाल तो यह आपका क्या है? रो बाई भी है जो सामने दिख रहा है, कोई भी कांस्टेंट होगा। चलो, तो R1 कितना होगा? के L1 स्क्वायर। अब समझ में आ रहा हो? R2 कितना होगा? के L2 स्क्वायर। तो R1 बाई R2 कितना हो जाएगा? बोलो, L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। हम यही करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। लेंथ बढ़ रहा है घट रहा है? बताओ, लेंथ बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि L2 ग्रेटर देन L1, L2 ग्रेटर देन L1। सपोज करो, हाँ, L2 ज्यादा होगा L1 से, फिर से L2 ज्यादा होगा L1 से, L2 ज्यादा होगा L1 से। तो जब L2 ज्यादा होगा L1 से, तो स्वाभाविक है R2 ज्यादा होगा किससे? R1 से। क्या समझना है? तो कितना ज्यादा? R2 में R1। अरे तुम लोग 9th 10th पढ़ा है प्रॉफिट लॉस, वही तो है, इनडायरेक्ट में ही। अच्छा, डेल R बाई R1 सीपी से डिवाइड नहीं करते, सीपी क्रैमूल से डिवाइड करते हैं ना, वही है। तो R2 माइनस R1 बाई R1, यानी कि R2 बाई R1 माइनस 1 है ना। अच्छा, डेल R बाई R1 इंटू 100 कितना होगा? R2 बाई R1 माइनस 1 इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं? तो इसको लिखो, लिख लिए, सब लिख लिए। हमारे बच्चे लिख रहे हैं माहिर, तुरंत लिख देते हैं। ठीक, चलो। अच्छा बताओ, एक लाइन और, R2 बाई R1, R2 बाई R1
R1 बाई R2 कितना है, L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर, तो R2 बाई R1 कितना होगा, L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, सब इससे बन जाएगा। ठीक, अच्छा तो डेल R बाई R1 इंटू 100, देखो हाँ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, अगर L1 अगर 100, कुछ मान लिए L1 100 तो L2 कितना हो, ध्यान दो, अगर पहला सवाल बनाते हैं तो 2x, पहला सवाल बनाते हैं 2x, दूसरा में 3x, यहां पर है x प्लस 44% ऑफ x, 44% ऑफ x, यानी कि 144x बाई 100 हो गया। तो डेल R बाई R1 इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा, L2 बाई L1, L2 बाई L1 यानी L2 बाई L1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, L2 बाई L1 यानी कि 144x बाई 100, L1 माइनस 1 इंटू 1 का क्या बोल दिए, तो समझिए मुंह दुखा गया, 144 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तुम्हारा समस्या है गुणा भाग करना, मेरा आंसर खत्म, समझ में आ गया। अच्छा उसको लिख लो, अगर ये तो थर्ड का सब बन गया, एक है 125%, खुद बनाओ, कुछ नहीं करना है, सारा वही रहेगा, L1 x है, x L2 कितना आ जाएगा, x प्लस 125 बाई 100 इंटू एक्स, वही उतार देना है। ठीक, चलो अगर फर्स्ट बनाने की बात आएगी, पहला सवाल तो इधर का पूरा उतारना है, पहला L1 L है तो कहता लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, L1 x है, L2 कितना होगा 2x, डबल है तो क्या होगा 2x, 2x सब तो वही है ना, यानी कि L2 बाई L1 एंड 2x बाई x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, बारह सवाल, यानी कि 300%, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। तो इसमें लेंथ बढ़ेगा डबल, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा 300%, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। उदाहरण देखो, लिखो, अब थोड़ा आगे बढ़ाते रहे, चलो लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, थ्योरी है, लॉजिक भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जैसे कि लिखा बंद समझो, लॉजिक समझो होता क्या है, बहुत सारा लंबा चौड़ा थ्योरी आता है, तुम लोग को ठेठ में समझाते हैं, बस ठेठ में। रेसिस्टेंस क्या होता है, जो तुम कोई काम कर रहे हो और कोई तुम्हारा फ्रेंड या घर के लोग तुमको काम करने में बाधा डाल रहे हैं, तो वह तुम्हारा रेसिस्टेंस हुआ, तुम्हारे काम को करने दे नहीं रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत छोटा लाइन में सब समझा देते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कंडक्टर है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। तुम्हारे पास कंडक्टर है, तुम्हारे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर होगा तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे वैकेंसी भी होंगे, बहुत सारे वैकेंसी होंगे। समझो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, टाइम 30,
10 मिनट और पढ़ेंगे, 10 मिनट और पढ़ेंगे घड़ी देख करके। देखो हम भी पढ़ सकते हैं। देखो तो कंडक्टर क्या होते हैं कि वह रैंडमली घूमते रहता है, गया आया गया आया गया आया। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में, समझ रहे हैं, यहां से यहां जाने में 20 बार टकराना पड़ रहा है, 20 बार टकराना पड़ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सब कुछ किया हुआ है, इलेक्ट्रिक V प्लस सब कुछ किया हुआ, V प्लस V माइनस वोल्टेज है, सब है। मेरा करंट आएगा, करंट आएगा, बिना बैटरी का करंट होगा नहीं। एक गिलास ठंडा पानी पियो, चलिए दिमाग ठंडा फिर से। देखो अगर बैटरी नहीं रहेगा, अगर बैटरी नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमेगा, एवरेज करंट क्या हो गया, जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। एवरेज डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा, एवरेज डिस्टेंस बहुत ज्यादा, सब पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम बैटरी लगा दिए, वोल्टेज सब जो जितना का सब लगा दिए। सवाल उसका नहीं है, सवाल है ऐसा थोड़ा है कि बैटरी लगा दिए तो करंट होगा, ये बात तो सही है, लेकिन जो इसका रैंडम मोशन था वो थोड़ा चेंज होता है, वो होते रहेगा, करंट होते रहेगा। मान एक बार में इलेक्ट्रॉन बहुत सारा काम करता है, अपने स्पिन में घूमता है, केमिस्ट्री आएगा ना, तो कहने का कि घूमते भी रहेगा, चलते भी रहेगा, करंट भी होगा, सब होता रहेगा। ठीक, तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में मान लो कि 20 टक्कर लगता है, 20 टक्कर, 20 टक्कर का मतलब क्या हुआ, यह जाएगा टकराएगा, अब किसी टकराइएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। फिर यहां से स्टार्ट करेगा, फिर टकराएगा, टकराएगा फिर रुक जाएगा, फिर स्पीड क्या होगा, जीरो, फिर टकराएगा। यानी कि यहां से यहां तक जाने में उस इलेक्ट्रॉन को 20 बार स्पीड जीरो होना पड़ता है। ठीक, टकराया फिर रुक गया, फिर टकराया फिर रुक गया। अरे मेढक में चलता बेग कूद कूद के चलेगा, फिर स्पीड जीरो, फिर चलेगा स्पीड जीरो, स्पीड जीरो, स्पीड जीरो। ठीक, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टक्कर फास्ट शुरू होगा, टक्कर फास्ट होगा, टक्कर फास्ट होगा। तो स्वाभाविक है यहां से यहां आने में इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 50 टक्कर लगा। तो इसका स्पीड 50 बार जीरो हुआ ना। जब टेम्परेचर कम था, जब टेम्परेचर कम था तो उस समय कितना बार टक्कर हुआ तब पहुंचा, 20 बार। कोई डाटा फिक्स नहीं है, हम समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो 20 बार स्पीड जीरो होकर के वहां पहुंचा, अब 50 बार जीरो होकर पहुंचा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, फॉर्मूला जानते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ तो नहीं होगा मेरे बच्चे, E/m, ये NCERT है, ऐसे हम पढ़ाते 2m, उससे मतलब नहीं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो E क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। कौन है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कौन है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, क्योंकि यह इतना टक्कर ज्यादा हो जाएगा कि यहां से यहां पहुंचने 50 टक्कर। द नंबर ऑफ कोलिजन जो होगा विथ सेवरल लैटिस वो इंक्रीज कर जाएगा। पहले 25 बार, 20 बार और 50 बार तब पहुंचना ही पड़े, लेकिन वो 20 बार जीरो रुक के तब आगे बढ़ेगा। फाइनली उसका स्पीड घट जाएगा। तो उसी को कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्स टाइम घटेगा, फाइनली ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगा। जब ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, क्या होता है, VD/ANE, शायद यही होता है ना। अरे हम लोग को पढ़ाना पड़ा तो लोग याद हुआ ना। तो जब ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगा तो करंट का मान घट जाएगा, करंट का मान घट जाएगा, करंट का मान घट जाएगा। V बराबर I है, R क्या होता है, V/I। और जब करंट घट जाएगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा,
क्योंकि वोल्टेज वह फिक्स है। ध्यान दो, तो हम बताए थे कि ओम्स लॉ वैलिड है लो टेम्परेचर पर कि हाई टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर दूसरी बताए थे कि अगर हाई वोल्टेज करेंगे तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो तार गर्म हो जाएगा, जब तार गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा। ये पढ़ा चुके हैं। चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा फिक्स है, बैटरी का वोल्टेज फिक्स है, बैटरी का वोल्टेज फिक्स है, बैटरी का वोल्टेज फिक्स है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका करंट ही घट जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, तो इतना लॉजिक समझ गए। अपना भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में जो लिखना हो लिख लेना। चलो अब सोचो कि शुरू में टेम्परेचर था मान लो कि 0, कुछ भी मान सकते हैं, तो उस समय रेजिस्टेंस कुछ तरह होगा, कुछ भी तरह होगा ना। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में या घटाने में रेजिस्टेंस में जो चेंज आ जाए, रेजिस्टेंस में जो चेंज आ जाए उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, तो मान लो कि इनिशियली रेजिस्टेंस R1 को मान लो R0। ठीक, 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो R, इसको R आई कर दो, R1 कितना होगा? R0 प्लस अल्फा। ये ना आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किए, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किए तो अल्फा बढ़ गया, इसका बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा मान लो 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किए तो कितना होगा? R2 कितना रहेगा? R0 प्लस अल्फा इंटू 2, 2 बार हुआ, अल्फा बढ़ गया। नहीं समझा? जहां था वहां से अल्फा बढ़ा, फिर अल्फा बढ़ा, फिर अल्फा बढ़ा। अगर मान लो कि 3 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो, अरे बोलना, R0 प्लस अल्फा 3, कुछ कुछ लग रहा है ना। T बढ़ाए तो अल्फा 2 नहीं, अल्फा 3, 4 बढ़ाए, 5 बढ़ाए, अगर T डिग्री बढ़ा दिया तो RT कितना होगा? R0 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो इसको लिखो, लिख लिए, इस लॉजिक को लिखिएगा अपनी भाषा में ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे मेरे बच्चे। देखो, तो इसी को फॉर्मूला देते हैं RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, जहां R0 होगा इनिशियल टेम्परेचर। क्या इनिशियल टेम्परेचर? आप क्या बोलते हैं? इनिशियल रेजिस्टेंस। बाप रे बाप, रेजिस्टेंस। RT क्या होगा? रेजिस्टेंस एट T डिग्री टेम्परेचर। अच्छा, और T क्या होगा? T माइनस 0, T माइनस 0। तुम सोचो कि अगर RT2 रहता, RT2 यानी कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, वो मत लास्ट छोड़ रहे, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। नहीं समझ आया? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो कि रेजिस्टेंस 25 डिग्री पर दिया हुआ है, यहाँ पर R20 पर दिया हुआ है, 1 प्लस अल्फा क्या लिखेंगे? 25 माइनस 20, यानी कि इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ होगा। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। सब लिखो, सब लिखना है, डबल लिखना है, लिखना है। ठीक है, तो सोचो RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1।
इसको लिखे आर टी वन वन प्लस अल्फा डेल टी। ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। बहुत मजेदार टॉपिक। आर टी टू बाई आर टी वन इक्वल टू वन प्लस ई अल्फा, वो अल्फा है डेल टी, यानी कि आर टी टू बाई आर टी वन माइनस वन बाई अल्फा डेल टी। इतना फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आप लोग पढ़ लिए टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ को प्रॉब्लम पढ़ लिए, ओम्स लॉ को प्रॉब्लम पढ़ लिए, ठीक है। आप लोग पीछे का याद कीजिएगा, पीछे का याद कीजिएगा और न्यूमेरिकल पढ़ाइएगा। आगे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है पीछे का रिवीजन करना। हम लोग करंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, करंट में धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फिर 12 पैरेलल सीरीज जो होगा। ओके बाय।